हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एकेडमी में। तो वीकली करंट अफेयर सीरीज के तहत आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा। तो पूरा डिटेल से एनालिसिस करते हुए चलेंगे हर क्वेश्चन की। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन यानी कि इंटीग्रेटेड लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत की जा रही है जिसका कि नाम है धरणी। तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया जा रहा है? तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य है तेलंगाना। तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, ये दशहरे के उत्सव पर एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए धरणी नामक एक वेब पोर्टल को लॉन्च करेंगे। बात करें इस पोर्टल की, तो पोर्टल क्या है? ये एक राजस्व अधिनियम का हिस्सा है। इसके अंतर्गत जो अधिनियम है वो तेलंगाना के विधानमंडल में पहले पारित कर दिया गया था। अब जाकर के ये जो पोर्टल है उसका निर्माण उसको लॉन्च किया जा रहा है। बात करें इस सिस्टम की यानी कि इस वेब पोर्टल की, तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि क्या है, ये एक लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से भूमि से संबंधित जो भी अधिकार होंगे उनके रिकॉर्ड को यहाँ पर रखा जाएगा। तो ये थी डिटेल इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की। तो तेलंगाना राज्य की अगर हम बात करें तो तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये आंध्र प्रदेश जो राज्य है इससे अलग होकर के 2 जून 2014 को इसका निर्माण हुआ था। कैपिटल यानी कि राजधानी की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है हैदराबाद। गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो राज्यपाल है यहाँ के तमिलसाई सुंदरराजन। इसके अलावा कुछ प्रमुख त्यौहार की अगर बात करें तो जो प्रमुख त्यौहार है यहाँ का वो है समक्का सल्लामा जात्रा। ये यहाँ का क्या है? प्रमुख त्यौहार है। वैसे तो कई त्यौहार मनाए जाते हैं जिनमें से प्रमुख कौन सा है? समक्का सल्लामा जात्रा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। डांस फॉर्म यानी कि नृत्य फॉर्म की अगर हम बात करें तो उनमें से जो पेरिनी शिव तांडवम यानी कि पेरिनी शिव तांडवम, ये यहाँ का क्या है? प्रमुख डांस फॉर्म है। ये डांस फॉर्म कैसा है कि ये लॉर्ड शिवा जो है इनकी स्तुति के रूप में इनको खुश करने के लिए इस डांस फॉर्म को यूज किया जाता है। बात करें नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो कौन कौन से यहाँ पर नेशनल पार्क्स है प्रमुख जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं? उनमें पक्खल लेक एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वारंगल पोचारम डैम एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मृगवाणी नेशनल पार्क हैदराबाद। ये यहाँ के क्या है? प्रमुख नेशनल जो पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो देखते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा पथश्री अभियान शुरुआत किया गया है? तो ये किस राज्य के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम या फिर झारखंड। तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उनके द्वारा इस पथश्री अभियान की शुरुआत करी गई है। अब ये अभियान क्या है? तो ये क्या है? एक सड़क मरम्मत योजना है। इसके अंतर्गत राज्य भर के जो 12,000 किलोमीटर की जो सड़क है उसमें उस सड़क के 7,000 से अधिक के हिस्सों की क्या करी जाएगी? इसमें मरम्मत की जाएगी। अच्छा, ये योजना कहाँ से निकल के आई? तो ये योजना निकल के आई है दीदी के बोलो पहल। ये एक पहल लॉन्च करी गई थी शुरुआत में पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा, जिसके जरिए वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के लोगों ने अपनी बात कि राज्य की सड़कों में इस प्रकार की प्रॉब्लम है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाई और इन बातों को, इन पोर्टल को पूरा करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा ये योजना की शुरुआत करी गई कि 12,000 किलोमीटर की जो रोड है उसके 7,000 से अधिक हिस्सों की इसमें क्या करी जाएगी? मरम्मत करी जाएगी। बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता। गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनकर। डांस फॉर्म की अगर हम बात करें तो प्रमुख यहाँ के जो डांस फॉर्म है वो है गंभीर, कीर्तन डांस, अलकप डांस और छऊ डांस। ये छऊ डांस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेशनल पार्क, कौन कौन से यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं? तो सुंदरबन नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बक्सा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, गुरुमारा नेशनल पार्क और न्योरा वैली नेशनल पार्क, ये यहाँ के क्या है? प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अटल सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? ऑप्शन है मनाली, जम्मू, शिमला या फिर पठानकोट। इसका सही आंसर होगा मनाली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मनाली में अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। तो ये है वो सुरंग, इसको आप देख सकते हैं। तो बात करें अगर इस सुरंग की, तो दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग यानी कि लगभग 9.02 किलोमीटर लंबा ये राजमार्ग रहने वाला है और इसका नाम रखा गया है अटल सुरंग रोहतांग। पूरे साल ये खुला रहेगा यानी कि ऑल वेदर ये टनल रहेगी।
जो कि हिमाचल प्रदेश के मनाली को लाहौल स्पीति से क्या करेगी, जोड़ेगी। लेह से मनाली तक की जो सड़क दूरी है उसको कम करने के लिए इस सुरंग का निर्माण किया गया है। बात करें इसके आकार की, तो ये घोड़े के आकार का, इसका घोड़े की नाल के आकार का इसका शेप रहने वाला है, जो कि सिंगल ट्यूब डबल लेन लिए टनल रहने वाली है, जिसमें कि 8 माउंट्स का क्या रहेगा, रोडवे रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है, रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा, इन्होंने किस राज्य के किसानों के लिए उर्वरकों की होम डिलीवरी की सुविधा का शुभारंभ किया है? तो वो कौन सा राज्य है? ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो जो हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री हैं DV सदानंद गौड़ा, इन्होंने आंध्र प्रदेश में किसानों के लिए उर्वरकों की होम डिलीवरी की सुविधा का शुभारंभ किया है। अब इस सुविधा में क्या है, तो इसके अंतर्गत POS 3.1 सॉफ्टवेयर, SMS गेटवे और उर्वरकों की होम डिलीवरी की सुविधा राज्य के किसानों के लिए शुरू करी जाएगी, जिसके अंतर्गत किसानों को बिना फिंगरप्रिंट सेंसर को छुए खाद वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब इसके लिए राज्य सरकार सभी प्रकार के जो ग्राम पंचायत हैं उनमें तकरीबन 10,641 रैयतु भरोसा केंद्रालु, इस प्रकार के केंद्रों की क्या करेगी, शुरुआत करेगी, ताकि किसानों को गुणवत्ता युक्त इनपुट और सभी प्रकार की सेवाएं क्या कर सके, प्रदान की जा सके। तो ये यहाँ पर इस जो ये सिस्टम है, ये इसकी प्रमुख सुविधा रहने वाली है। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर है वह है विश्वभूषण हरिचंदन। कैपिटल यानी कि राजधानी है यहाँ की अमरावती और हैदराबाद, दो यहाँ की राजधानियाँ हैं। फेस्टिवल यानी कि त्योहारों की अगर बात करें तो पोंगल उगड़ी यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा विनायक चतुर्थी भी यहाँ का प्रमुख त्यौहार है और विशाखा उत्सव भी यहाँ का क्या है, प्रमुख त्यौहार है। डांस फॉर्म यानी कि नृत्य शैली की अगर बात करें तो जो प्रमुख यहाँ की नृत्य शैली है वो है गोबी डांस, कई बार एग्जामों में पूछी जाती है, आप इसको याद रख लीजिए। इसके अलावा धमाल डांस, मथुरी डांस और दंडरिया डांस यहाँ के क्या है, प्रमुख नृत्य शैली यानी कि डांस फॉर्म है। नेशनल पार्क या फिर सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उनमें प्रमुख जो यहाँ पर नेशनल पार्क है वो है मृगवाणी नेशनल पार्क, कोरिंगना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागार्जुन सागर सिरसेलम सेंचुरी। ये यहाँ के क्या है, प्रमुख नेशनल पार्क और सेंचुरी है। तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने देशव्यापी अभियान मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग इसकी शुरुआत की घोषणा करी है? तो किसने करी है? ऑप्शन है अमेजन इंडिया, गूगल इंडिया, फेसबुक या फिर नेटफ्लिक्स। तो इसका सही आंसर होगा गूगल इंडिया। तो गूगल इंडिया ने ये जो अभियान है देशव्यापी अभियान मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग, जैसा कि इसका नाम है, इस अभियान की शुरुआत करी है, जिसके अंतर्गत जो छोटे कारोबारी हैं, जो छोटे रिटेलर हैं, उनकी जो पहुंच है उनको आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए इस अभियान की शुरुआत करी गई है। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत जो भी नागरिक हैं, स्थानीय नागरिक हैं, उनको जो स्थानीय कारोबारी हैं छोटे, उनको उनके द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा उनको नागरिकों से क्या करा जाएगा, जोड़ा जाएगा, ताकि जिससे कि खुदरा विक्रेताओं को बढ़ावा दिया जा सके और जो छोटे व्यवसायी हैं उनकी जो हो सके मदद हो सके। अब देखते हैं आगे, अगर बात करें यहाँ पर गूगल की, तो गूगल क्या है, गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। ये एक सर्च इंजन है, हेडक्वार्टर है इसका माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में। फाउंडर कौन थे इसके, यानी कि संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक हैं इसके लैरी पेज और सर्जेरी ब्रिन, ये इनके क्या है, प्रमुख संस्थापक हैं। अभी जो वर्तमान में गूगल के CEO हैं वो कौन है, सुंदर पिचे, जो कि 2015 से इसके CEO बने हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि इसरो अपने वीनस मिशन की शुरुआत किस वर्ष करेगा? तो किस वर्ष करेगा? ऑप्शन है 2021, 22, 25 या फिर 24। तो इसरो जो है अपने वीनस मिशन की शुरुआत 2025 से करेगा। तो इसरो के द्वारा ये जो वीनस मिशन शुरुआत करी जाएगी ये फ्रांस के साथ मिलकर के करी जाएगी। बात करें वीनस मिशन की, ये क्या है, तो वीनस मिशन के तहत इसरो जो है वो शुक्र ग्रह पर शुक्रयान 1 इसको लॉन्च करने की योजना बना रहा है। कब? 2025 तक, जो कि शुक्र ग्रह में जाकर के वहाँ का जो वायुमंडल है और वहाँ की जो सतह है उसकी जानकारी इसरो को देगा। इसके लिए जो वायरल यानी कि वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैस लिंकर इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जोड़ा जाएगा शुक्रयान में। इस इंस्ट्रूमेंट को रूस की जो संघीय अंतरिक्ष एजेंसी है रोस्कोस्मोस और
लैटमोस जो कि वायुमंडल, पर्यावरण और अंतरिक्ष अवलोकन प्रयोगशाला है, इसके साथ मिलकर के इस वायरल को विकसित किया गया है, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है। इसको शुक्रयान में जोड़ा जाएगा और शुक्रयान इसको लेकर के शुक्र ग्रह की सतह और जो वायुमंडल है उसकी जानकारियां वहां पर जाकर के प्राप्त करेगा। तो ये जो काम होने वाला है, भारत इस काम को फ्रांस के साथ मिलकर के करने वाला है। तो इसरो की अगर बात करें तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना इसकी हुई थी 1969 में। जो अभी इसके वर्तमान में डायरेक्टर हैं ये कौन है? के सिवान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के बाजार ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, नरेंद्र मोदी या फिर डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन मुंडा। तो जो हमारे जनजातीय मामलों की जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनके द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर भारत के सबसे बड़े हस्तशिल्प और जैविक उत्पादों के बाजार, कौन सा बाजार? ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस, इसका जो किया गया है उद्घाटन किया गया है। तो ये क्या है? एक ट्राइफेड की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केट डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक एपेक्स बॉडी है, एक ऊंची बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि ट्राइबल अफेयर्स यानी कि जनजातीय मामले के जो मंत्रालय है उसके अंदर ये ट्राइफेड आता है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। तो इसके अंतर्गत जो भी आदिवासी हैं उनके उद्यमों की उपज और हस्तशिल्प का क्या किया जाएगा? प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके जरिए ये सभी लोग अपने उत्पादों को सीधे बाजार में ला सकें, सीधे बाजार में अपनी उपज को पहुंचा सकें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के द्वारा ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कृतज्ञता नाम का एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है? तो ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है ओडिशा, असम, त्रिपुरा या फिर वेस्ट बंगाल। तो ये शुरू किया गया है असम राज्य के द्वारा। तो जो असम के सीएम हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कृतज्ञता नाम का एक वेब पोर्टल शुरू किया गया है। ये वेब पोर्टल केंद्र सरकार का जो भविष्य पोर्टल है, जो कि रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं उनकी जो पेंशन होती है उसके लिए बनाया गया है। तो उसी की तर्ज पर असम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब ये पोर्टल क्या काम करेगा? तो जितने भी पेंशन भोगी हैं उनके जितने भी पेंशन संबंधी जितने भी दावे हैं उनको निपटाने में मदद करने के लिए इसकी शुरुआत करी गई है। साथ ही साथ इस वेब पोर्टल के जरिए जो भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है वो अपने पेंशन संबंधी कागजात यहाँ पर जमा कर सकता है और साथ ही साथ अपने पेंशन की स्थिति की जांच भी वो कर सकता है। इसके अलावा बात करें इस पोर्टल की तो इससे राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को चरणों में सभी जिलों में क्या करा जाएगा? दोहराया जाएगा। बात करते हैं असम राज्य की। तो असम राज्य की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1947 को। कैपिटल है यहाँ की दिसपुर, गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। नेशनल पार्क कौन कौन से यहाँ के प्रमुख? उनमें से प्रमुख है काजीरंगा, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। दुनिया भर में प्रसिद्ध एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा मानस, डिब्रू और नमेरी, ये यहाँ के क्या है? प्रमुख नेशनल पार्क है। फेस्टिवल की अगर हम बात करें तो प्रमुख यहाँ का फेस्टिवल है बिहू, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अंबुबाची फेस्टिवल, माजुरी फेस्टिवल और देहिंग पटकाई, ये क्या है? यहाँ के प्रमुख त्योहार है। डांस फॉर्म की अगर बात करें तो जो बिहू फेस्टिवल है वहीं पर यहाँ पर क्या है? बिहू डांस भी है, जो कि इसी फेस्टिवल के दौरान किया जाता है। सिफुंग और भोटल डांस यहाँ के क्या है? प्रमुख डांस फॉर्म है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या फिर 6 अक्टूबर। तो किस साल मनाया जाता है? हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 4 अक्टूबर को। तो विश्व पशु दिवस हर साल दुनिया भर में 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में कल्याण मानकों को बेहतर बनाने के लिए जानवरों की स्थिति को बढ़ाना, ये इसका क्या है? मेन एम है। अब इस दिन की उत्पत्ति क्यों हुई थी? तो इस दिन की उत्पत्ति जो करी गई थी वो साइटोलॉजिस्ट यानी कि कोशिका विज्ञानी जो थे हेनरिक जिमरमैन, इन्होंने इस दिन की उत्पत्ति करी थी, जिन्होंने 24 मार्च 1925 को बर्लिन में, जो कि जर्मनी की क्या है? राजधानी है, वहां पर स्पोर्ट्स पैलेस में पहला विश्व पशु दिवस आयोजित किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं।
जिसे कि बाद में 4 अक्टूबर 1929 को स्थानांतरित कर दिया गया था। तब से यह हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद 1931 में फ्लोरेंस, इटली में अंतर्राष्ट्रीय पशु संरक्षण कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से इस दिन को स्वीकार किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी कि वर्ल्ड स्पेस वीक ये हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड स्पेस वीक हर साल 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। बात करें विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की, तो हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक को मानव की स्थिति की बेहतरी की दिशा में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के योगदान का जश्न मनाने के लिए इस सप्ताह को मनाया जाता है। इस बार की जो इसकी थीम थी 2020 की, वो थी सैटेलाइट्स लाइफ को बेहतर बनाते हैं। ये इसकी 2020 की क्या थी? थीम थी। अब ये सप्ताह क्यों मनाया जाता है? तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 4 अक्टूबर 1957, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद रख लीजिए कि 4 अक्टूबर 1957 को ही रशिया ने दुनिया का सबसे पहला जो आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट है वो स्पेस में भेजा था, जिसका कि नाम था स्पुतनिक। ये 4 अक्टूबर 1957 को भेजा गया था। इसके बाद 10 अक्टूबर 1967 को एक आउटर स्पेस संधि लागू की गई थी। तो इसीलिए 4 से लेकर के 10 तक का ये क्या मनाया जाता है? एक सप्ताह मनाया जाता है हर साल। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 6 दिसंबर 1999 को इसे साप्ताहिक वर्ल्ड स्पेस सप्ताह के रूप में इसके मनाने की शुरुआत करी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी कि शॉर्ट फॉर्म में से बोला जाएगा वैभव शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या फिर वेंकैया नायडू। तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और विश्व से विज्ञान और नवाचार का जश्न मनाने के लिए वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी कि वैभव शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया है। तो इस दिन क्या होगा? तो इस दिन विदेशी और निवासी भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों का 1 महीने का ये शिखर सम्मेलन रहने वाला है, जो कि आभासी शिखर सम्मेलन होगा यानी कि ऑनलाइन होगा। इस शिखर सम्मेलन का समापन जो है वो 31 अक्टूबर 2020 को होगा, जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। इसके तहत ये जो शिखर सम्मेलन है यहाँ 200 भारतीय शिक्षण संस्थानों और S&T डिपो के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका कि जो नेतृत्व है वो भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 इसमें किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, झारखंड या फिर गुजरात। तो इसका सही आंसर है गुजरात। तो गुजरात राज्य को स्वच्छ भारत 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अच्छा, इसकी बात करें तो स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में गुजरात और उत्तर प्रदेश को पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। जो जल शक्ति मंत्री हैं हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने 3 श्रेणियों में राज्यों, जिलों, ब्लॉक और ग्राम, इन 3 श्रेणियों में ये स्वच्छ पुरस्कार 2020 प्रदान किए हैं। गुजरात ने राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि जो तिरुनेलवेली तमिलनाडु का एक जिला है, इसने स्वच्छ सुंदर समुच्चय श्रेणी में जिला स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है। गुजरात और यूपी सामुदायिक शौचालय अभियान श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं, जबकि हरियाणा, तेलंगाना ने गंदगी मुक्त भारतीय श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। जो 3 श्रेणियां थी, इन श्रेणियों में इन राज्यों को पुरस्कार दिया गया है और गुजरात इसमें पहले राज्य पर है, पहले नंबर पर है। जब बात करें गुजरात की, तो गुजरात की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। यहाँ की जो राजधानी है वो गांधीनगर। गवर्नर कौन है? गवर्नर है आचार्य देवव्रत। डांस फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ का जो प्रमुख डांस फॉर्म है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं, गरबा और डांडिया यहाँ का प्रमुख जो डांस फॉर्म है। इसके अलावा रास, भवई और टिप्पणी, ये प्रमुख डांस फॉर्म है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी के सभी डांस फॉर्म क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फेस्टिवल यानी कि त्योहारों की अगर बात करें तो नवरात्रि, डांडिया प्रमुख त्यौहार है। इसके अलावा रण उत्सव काफ़ी फेमस है। उत्तरायण भी यहाँ का क्या है?
प्रमुख वो है जो कि इस दिन क्या करा जाता है, इस दिन यहाँ पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है उत्तरायण के दिन। तो ये भी क्या है, प्रमुख यहाँ का त्यौहार है। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो कौन कौन से यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क है, उनमें प्रमुख है गिर नेशनल पार्क जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है, और इसके अलावा कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी बहुत फेमस है। इसके अलावा वंसडा नेशनल पार्क, इसके अलावा इंडियन वाइल्ड आर्ट सेंचुरी यानी कि जो गधों की सेंचुरी है, ये भी कहाँ है, कच्छ गुजरात में ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 12 सितंबर, 5 अक्टूबर या फिर 5 सितंबर। तो किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 5 अक्टूबर को। जो भारत का जो शिक्षक दिवस है वो कब मनाया जाता है, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अच्छा, क्यों ये मनाया जाता है, तो पूरे विश्व भर में 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसे आंतरिक शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह दिवस दुनिया में शिक्षकों की स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के बीच वर्ष 1966 में हुई बैठक में इसका निर्णय लिया गया था, और 1994 से 5 अक्टूबर को हर साल ये मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य वही है, दुनिया के शिक्षकों की सराहना, आकलन और सुधार, और शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करना। इस साल की जो इसकी थीम है, इस साल की थीम क्या है, वह है शिक्षक भविष्य में अग्रणी ये संकट में। अच्छा, बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका है पेरिस, फ्रांस में, जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन यानी कि ये कब बना था, तो 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, आज से 74 साल पहले। हेड जो है इसके अभी कौन है, वह डायरेक्टर जनरल कौन है, वह है ऑड्री एजुएला, इसकी क्या है अभी हेड है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सौर मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया है। तो सौर मिसाइल का परीक्षण किया गया है, ये कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है ओडिशा राज्य में। तो जो उड़ीसा के बालासोर एक जगह है, लॉन्च स्टेशन है किसका, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO का, वहाँ से सौर जो है मिसाइल, जो कि सतह से सतह पर न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण यहाँ पर किया गया है। तो जो ये सौर्य है, ये डॉक्टर APJ कलाम पर रखे गए कोड नेम के मिसाइल परिवार का है। ये परमाणु सक्षम मिसाइल का नया संस्करण है, जो कि 800 किलोमीटर की दूरी का लक्ष्य को क्या कर सकता है, मार कर सकता है, सतह से सतह से मार करने वाला न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल है। मौजूदा जो मिसाइल है उनकी तुलना में काफ़ी हल्का और आसान है। बात करें DRDO की, यानी कि डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो चीफ है वो है G सतीश रेड्डी, और इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, 1958 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में हुआ है। तो ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर सिंगापुर। तो ये किस देश के साथ हो रहा है भारत का, ये हो रहा है बांग्लादेश के साथ। अच्छा, इसके अलावा अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर नेपाल है। नेपाल के साथ भारत का कौन सा अभ्यास होता है, तो नेपाल के साथ भारत का होता है सूर्य किरण अभ्यास। श्रीलंका की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो श्रीलंका के साथ होता है मित्र शक्ति। इसके अलावा सिंगापुर की अगर बात करें तो सिंगापुर के साथ कौन सा अभ्यास होता है, तो वो अभ्यास होता है बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आगे कुछ क्वेश्चन को देखें तो भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय अभ्यास बंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू होने वाला है। इसका जो मेन एम है, क्या एम है, तो दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग और कौशल को विकसित करना, ये इसका एम रहने वाला है। इसके बाद भारत का इसका तीसरा संस्करण शुरू होगा, जो कि बांग्लादेश कोऑर्डिनेट पेट्रोल के नाम से शुरू किया जाएगा, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा में दोनों जो सेनाएं हैं, नौसेनाएं हैं दोनों देशों की, उनकी एक संयुक्त गश्त का आयोजन इसमें किया जाएगा। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश, ये आप देख सकते हैं मैप में, ये बांग्लादेश की स्थिति है। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका। यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं उनमें चिट्टगोयनी लैंग्वेज, सेहलती लैंग्वेज और रंगपुरी, ये यहाँ की क्या है, भाषाएं हैं, रीजनल भाषाएं हैं। करेंसी की अगर बात करें तो बांग्लादेशी टका यहाँ की क्या प्रमुख करेंसी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है,
किसने भारतीय डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए अपने मिनी ऐप स्टोर के शुभारंभ की घोषणा की है? ये किसने करी है? ऑप्शन है गूगल, पेटीएम, अमेजन या फिर याहू। ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पेटीएम के द्वारा। तो पेटीएम ने गूगल के अनुसार ही अपने उत्पादों को जन जन तक ले जाने में भारतीय डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए मिनी ऐप स्टोर के शुभारंभ की घोषणा करी है। अब ये क्या कैसे होगा? तो ये एक कस्टम बिल्ड मोबाइल वेबसाइट होगी जिसको कि यूजर बिना डाउनलोड के ही इसमें क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। इसके लिए जो पेटीएम है वो अपने मुख्य एप्लीकेशन, जो पेटीएम की मुख्य एप्लीकेशन होती है, उस पर एक नया सेक्शन ऐड करेगा जहां से एक मिनी ऐप को, इस मिनी ऐप को वहां पर सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसके द्वारा जो भी यूजर्स है वो वहां से उसको क्या कर सकता है? एक्सेस कर सकता है। पेटीएम की अगर हम बात करें तो पेटीएम की जो सीईओ है वो है विजय शेखर शर्मा। फाउंडर भी इसके विजय शेखर शर्मा ही है। कब फाउंड हुई थी ये? तो ये हुई थी अगस्त 2010 को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और अमेरिका ने कितने मिलियन डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है 90 मिलियन, 100 मिलियन, 80 मिलियन या फिर 120 मिलियन। तो कितने मिलियन डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं 90 मिलियन डॉलर के रक्षा सौदे पर। अच्छा, भारत और अमेरिका ने 90 मिलियन डॉलर के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यूएस जो होगा वो C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्गो विमान, इसके लिए भारत के बेड़े के लिए उपकरण, स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक की सहायता प्रदान करेगा। यह सौदा भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि भारत प्रशांत क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और समृद्धि को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा अमेरिका भारत के जो C-130J सुपर हरक्यूलिस जो विमान है उसकी मरम्मत करेगा और साथ ही साथ उसके लिए जो स्पेयर पार्ट्स और ग्राउंड सपोर्ट होगा उसको भी ये प्रदान करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण के 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया है? ये किसने किया है? ऑप्शन है एटी ने, विष्णु शिवराज, मार्टिन स्टेम्फल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विष्णु शिवराज। तो विष्णु शिवराज जो कि 16 वर्ष के हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वां संस्करण इसका चल रहा था, इसके 10 मीटर एयर राइफल की प्रतियोगिता जो है वो जीती है। अच्छा, इसमें दूसरे स्थान पर हैं जो वो दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी जो फ्रांस के हैं एटी ने, ये इसमें दूसरे स्थान पर आए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इस चैंपियनशिप में 15 देशों ने भाग लिया था और 2 दिन का ये आयोजन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 3 वैज्ञानिकों को वर्ष 2020 के चिकित्सा क्षेत्र में योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो वो कौन से 3 वैज्ञानिक हैं जिनको कि चिकित्सा क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल मिला है? तो वो है हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। ये 3 वैज्ञानिक हैं जिनको कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस हफ्ते लगभग सभी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें चिकित्सा के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। बात करें इन 3 वैज्ञानिकों की तो यह पुरस्कार हेपेटाइटिस सी जो कि बीमारी है, ये एक ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है जिससे कि जो हमारा लीवर होता है उसमें सूजन और संक्रमण आ जाता है। इसके वायरस की खोज करने के लिए इन 3 वैज्ञानिकों यानी कौन कौन, हार्वी जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, इन 3 वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इस हफ्ते जो फिजिक्स है उसका नोबेल भी दिया जा चुका है और ये नोबेल दिया गया है फिजिक्स का रोजर पेनरोज, एंड्रिया गेज और रेनहार्ड जेंजेल को। किसके लिए दिया गया है? तो ब्लैक होल में के बारे में खोज के लिए इन्हें भौतिकी का 2020 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्लैक होल साबित करने के लिए जो रोजर पेनरोज है, इन्होंने गणितीय तरीकों का इस्तेमाल किया जो कि आइंस्टाइन के सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके अलावा रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज ने हमारी आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए ये पुरस्कार जीता है। यानी कि जो रोजर पेनरोज हैं इन्होंने ब्लैक होल के बारे में जानकारी दी और रेनहार्ड जेंजेल और एंड्रिया गेज इन्होंने आकाशगंगा के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए ये नोबेल प्राइज पुरस्कार फिजिक्स का 2020 वाला जीता है। इसके अलावा इस हफ्ते जो केमिस्ट्री है उसका नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अब ये किसको मिला है? तो ये मिला है
इमैनुअल चार्पियर जो कि जर्मनी की है, और जेनिफर ए डूडना जो कि यूएसए है। इन दोनों को ही संयुक्त रूप से जीनोम एडिटिंग विधि इसके विकास के लिए रसायन विज्ञान 2020 का नोबेल पुरस्कार का सम्मान दिया गया है। इन दोनों ने ही संयुक्त रूप से जीन प्रौद्योगिकी की सबसे तेज उपकरणों में से एक उसकी खोज की है, जिसका कि नाम है CRISPR/Cas9, जो कि एक अनुवांशिक कैंची के रूप में भी इसको जाना जाता है। रसायन विज्ञान के पुरस्कार की अगर हम बात करें तो पहली बार 1901 में जेकब हेनरिकस वैन टी हाफ को यह पुरस्कार दिया गया था। इसी हफ्ते दोस्तों जो साहित्य है उसका नोबेल भी दिया जा चुका है। तो जो अमेरिका की कवि हैं लुइस ग्लुक, इनको साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये कौन है? इन्होंने 1968 में फर्स्ट बोर्न के साथ कवि के रूप में अपनी शुरुआत की और उन्हें अमेरिकी समकालीन साहित्य में सबसे प्रमुख कवियों में से एक के रूप में भी माना जाता है। साहित्य का जो सबसे पहला नोबेल था ये 1901 में सुली प्रुधेमो इनको दिया गया था। अब तक साहित्य के नोबेल कितने दिया जा चुके हैं? 117 हस्तियों को नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। बात करें नोबेल पुरस्कार की तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1901 से। सर अल्फ्रेड नोबेल जो कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनकी याद में ये दिया जाता है। कंट्री कौन सी देश इसको देता है? तो ये देता है स्वीडन। सभी प्राइज स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, केवल पीस प्राइज को छोड़ करके जो कि नॉर्वे की सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा एक बात आपको यहाँ पर और याद रखनी है कि जो नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक साइंस में है, यानी कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार मिलता है, इसकी शुरुआत 1968 से हुई थी। तो ये थी प्रमुख जानकारियां नोबेल पुरस्कार से संबंधित। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेज 2020 यानी कि AI रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 के मेगा वर्चुअल समिट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर रामनाथ कोविंद। तो ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेगा वर्चुअल समिट रेज 2020 का क्या किया है? उद्घाटन किया गया है। ये जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नीति आयोग के द्वारा। जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है हमारे, वो कौन है? तो वो है रविशंकर प्रसाद जी। बात करें नीति आयोग की तो नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, जो कि योजना आयोग के स्थान पर इसको बनाया गया था। इसके जो अभी के CEO हैं वो है अमिताभ कांत। तो इन दोनों के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये सम्मेलन क्या रहेगा? तो ये एक वैचारिक संगोष्ठी है जिसमें कि जो विभिन्न सेक्टर में AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज और उसकी उपयोगिता के बारे में डिस्कस किया जाएगा। इसके लिए दुनिया भर से जो 61,000 लगभग 61,000 स्टेक होल्डर 140 देशों से इसमें क्या करेंगे? भाग लेंगे। बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है, जो कि पूरी तरह से यानी कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित है? तो वो कौन सा हवाई अड्डा है? वो है पुद्दुचेरी एयरपोर्ट। तो पुद्दुचेरी एयरपोर्ट हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला हवाई अड्डा बन गया है, जो कि पूरी तरह से यानी कि 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला है। इसमें क्या है? इसमें 5000 किलोवाट के जो जमीन पर लगे सौर ऊर्जा संयंत्र हैं, जो कि करीबन 2.8 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं, इसको चालू किया गया था। और पुद्दुचेरी हवाई अड्डा सौर ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से अपनी पूरी बिजली की आवश्यकता को पूरा करने में ये सक्षम हो जाएगा और हर दिन प्रतिदिन इसमें 2000 यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों दो बातें आपको याद रखनी है कि पुद्दुचेरी हवाई अड्डा 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला राज्य है। लेकिन कब? लेकिन वो कौन सा हवाई अड्डा है? यह हवाई अड्डा जो कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला एयरपोर्ट जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला है, तो वो कौन है? वो है केरल का कोचीन एयरपोर्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, आप इसको दिमाग में रखेंगे कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया नहीं, भारत का ही नहीं, दुनिया का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट है। जबकि जो पुद्दुचेरी है वो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाला
विमानपत्तन प्राधिकरण क्या है? ये एक बॉडी है जो कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जो हमारा केंद्रीय मंत्रालय है सिविल एविएशन का, उसके अंतर्गत आने वाला एक डिपार्टमेंट है। तो उसके अंदर ये एयरपोर्ट आता है पुदुचेरी। तो ये एयरपोर्ट सौर ऊर्जा से 100% संचालित होने वाला एयरपोर्ट बन गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत किस देश के साथ मिलकर के मैरीटाइम सर्विलांस सैटेलाइट्स ये लॉन्च करेगा? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, इजराइल या फिर फ्रांस। तो किस देश के साथ मिलकर के मैरीटाइम सर्विलांस सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करने वाला है? तो भारत फ्रांस के साथ मिलकर के मैरीटाइम सर्विलांस सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करने वाला है। तो ये क्या सिस्टम है? तो इसके अंतर्गत भारत और फ्रांस ने जहाज़ों द्वारा तेल का जो अवैध रिसाव होता है उसका पता लगाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशियन रीजन, इस क्षेत्र में समुद्री निगरानी उपग्रहों के तारामंडल को लॉन्च करने के लिए ये सहयोग किया है। कैसा होगा? तो यह निगरानी उपग्रह दुनिया का पहला अंतरिक्ष आधारित सिस्टम होगा जो कि ऐसे जहाज़ों को ट्रैक करने में क्या होगा? सक्षम होगा। इसका जो निगरानी केंद्र है वो भारत में स्थित होगा और भारत और फ्रांस इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसका संचालन किया जाएगा। इस उपग्रह में तृष्णा, जिसे कि थर्मल इंफ्रारेड ऑब्जर्वर भी कहते हैं, वो भी इस सैटेलाइट या इस उपग्रह का क्या होगा? हिस्सा होगा। अच्छा, फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस एक यूरोपीय देश है जिसकी जो राजधानी है वो पेरिस है। प्रेसिडेंट यहाँ के हैं इमैनुअल मैक्रोन, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के जीन कास्टेक्स और ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की फ्रेंच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की प्रमुख मिर्च डल खुर्सीनी को जीआई टैग दिया गया है? तो किस राज्य की है प्रमुख मिर्च? ऑप्शन है असम, सिक्किम, केरल या फिर उड़ीसा। तो किस राज्य की है? तो ये है सिक्किम। तो सिक्किम की जो लाल चेरी मिर्च है जिसको स्थानीय रूप में डल खुर्सीनी के रूप में भी जाना जाता है, इसके उद्योग को प्रोत्साहन और आंतरिक व्यापार से भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है, जिसको कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी कहा जाता है। डल खुर्सीनी की अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे गर्म मिर्च इसको माना जाता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में, इसके अलावा साथ साथ इसका उपयोग दवाओं में भी किया जाता है। बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको बोला जाता है। इसके तहत किसी भी क्षेत्र विशेष की जो विशिष्ट वस्तु होती है जिससे कि उस स्थान की एक पहचान बनती है, पहचान जुड़ी हुई होती है, उसके आधार पर उस वस्तु को ये जीआई टैग दिया जाता है। बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम की स्थापना हुई थी 15 मई 1975 को। राजधानी है सिक्किम की गंगटोक। गवर्नर कौन है यहाँ के? राज्यपाल, वो है गंगा प्रसाद। फेस्टिवल की अगर हम बात करें, यहाँ के जो प्रमुख फेस्टिवल है उसमें लोसूम, सोनम लोचार, लोसार और भूमचू, ये यहाँ के क्या है? प्रमुख त्यौहार है। डांस फॉर्म की अगर हम बात करें तो सिंगी छाम, यक छाम, पॉपुलर जो तिब्बतन डांस फॉर्म है वो भी यहाँ की क्या है? प्रमुख डांस फॉर्म है। इसके अलावा नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें तो कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिंगबा नेशनल सेंचुरी जो कि यहाँ की क्या है? प्रमुख नेशनल पार्क है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 दिया गया है? ऑप्शन है नसरीन सोतोउडेह जो कि ईरान की हैं, ब्रायन स्टीवेंसन जो कि यूएस के हैं, लोटी कनिंघम ब्रिन जो कि निकारागुआ की हैं और एलेस बलित्यास्की जो कि बेलारूस के हैं। तो इनमें से किसको ये मिला है? तो इन सभी को राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड ये चारों के चारों क्या है? ये एक प्रकार से क्या है? एक्टिविस्ट हैं। एक क्या है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। 1980 में जर्मन में एक स्वीडिश परोपकारी पत्रकार जैकब वॉन, इनके द्वारा पर्यावरण संरक्षण, मानव अधिकार, सतत विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा में व्यवहारिक और अनुकरणीय योगदान के लिए इस पुरस्कार की स्थापना करी गई थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? तो ये कब किया जाएगा? ये किया जाएगा 17 नवंबर 2020 को। तो 12वें ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन है वो 17 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कोविड-19, उसी की वजह से ये जो आयोजन किया जाएगा ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। इस सम्मेलन के का जो विषय रहने वाला है
वो है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास के लिए ब्रिक्स की भागीदारी। ये इसका क्या रहेगा, विषय रहेगा। अध्यक्षता कौन करेगा इसकी, तो ये इसकी अध्यक्षता करेगा रूस के द्वारा इसकी क्या की जाएगी, अध्यक्षता करी जाएगी। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये क्या है ब्रिक्स के सदस्य देश हैं। ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो है संघाई, चीन में। अध्यक्ष कौन है ब्रिक्स के अभी, तो वो है मार्कोस पेड्रो ट्रायोजो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर प्रधानमंत्री खाद्य योजना के तहत सड़क खाद्य विक्रेताओं के लिए एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर के ये किए हैं, ऑप्शन है जोमेटो, स्विगी, अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट। तो किसके साथ मिलकर किए हैं, तो ये क्या है, स्विगी के साथ मिलकर के। तो जो हमारे आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है उसने स्विगी के साथ मिलकर के अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री खाद्य योजना के तहत सड़क खाद्य विक्रेता जो कि स्ट्रीट फूड वेंडर होते हैं, जो सड़कों में ठेला लगा करके खाना बेचते हैं, उनके लिए एक MOU पर साइन किए गए हैं। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य जो भी स्ट्रीट फूड विक्रेता हैं उनकी पहुंच को हजारों उपभोक्ताओं तक बढ़ाना, ये इसका मेन एम रहने वाला है। इसके तहत 5 शहरों में 250 विक्रेताओं को ऑनबोर्ड कर करके एक पायलट कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। और ये 250 विक्रेता, इन 5 शहरों की बात कहाँ हुई है, तो ये हुई है अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी। इन 5 शहरों के 250 विक्रेताओं को ऑनबोर्ड इसमें किया जाएगा। और इसके तहत इस 3 विक्रेताओं को पैन और FSSI पंजीकरण की मदद भी इनको दी जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर स्विगी की, तो स्विगी की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 2014 को। इसके जो संस्थापक थे वो कौन है, वो है सिरसा मजेटी, नंदन रेड्डी और राहुल जैमिनी। ये 3 क्या है, इसके संस्थापक सदस्य हैं। बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, तो ये कौन है, तो ये है हमारे हरदीप सिंह पुरी जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे SBI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, ऑप्शन है रजनीश कुमार, दिनेश कुमार खरा, विवेक बत्रा या फिर दिवेक कुमार। तो ये इसमें से किसको किया गया है, तो ये किया गया है दिनेश कुमार खरा को। तो दिनेश कुमार खरा को SBI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है दिनेश कुमार खरा। तो सरकार ने दिनेश कुमार खरा को भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ये रजनीश कुमार को क्या करेंगे, सक्सीड करेंगे, इनका स्थान लेंगे। 3 साल के कार्यकाल के लिए अगस्त 2016 में SBI का MD इनको नियुक्त किया गया था और 2019 के बाद इनको 2 साल का विस्तार मिला हुआ है। इससे पहले ये 1984 में एक परीक्षा विधीन अधिकारी के रूप में SBI में शामिल हो गए और SBI प्रभावी अप्रैल 2017 के साथ 5 सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक के विलय में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। बात करें SBI की, तो SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 कोलकाता, इंडिया में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, इंडिया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम से एक मेगा एंटी एयर प्रदूषण अभियान शुरू किया गया है। तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम से एक मेगा एंटी एयर प्रदूषण के अभियान की शुरुआत की है, तो वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो है दिल्ली। तो दिल्ली की जो CM है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने कोविड-19 महामारी के बीच युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध इस नाम से एक मेगा एंटी एयर प्रदूषण अभियान की शुरुआत करी गई है। इस अभियान के तहत दिल्ली में 13 प्रदूषण केंद्रों में से प्रत्येक के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाएंगी, जिसके अंतर्गत दिल्ली में उनकी सरकार द्वारा उठाए जा रहे सभी प्रदूषण विरोधी उपायों की निगरानी के लिए एक वॉर रूम भी वहां पर बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत ग्रीन दिल्ली नाम से मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोग प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को राज्य सरकार के ध्यान में ला सकें। बढ़ते हैं अगले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है MA गणपति को। तो MA गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो 29 फरवरी
2024 को या उसके अगले आदेश तक एम ए गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCS के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई। ये कौन है? तो ये है एम ए गणपति उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IPS अधिकारी हैं। ये रिप्लेस करेंगे, किसको रिप्लेस करेंगे? राकेश अस्थाना को। ये राकेश अस्थाना कौन थे? जो कि अगस्त में जिन्हों की क्या कराया गया है, अगस्त में सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, तो उनकी जगह ये लेंगे। BCAS की अगर हम बात करें तो ये क्या है? तो ये भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए एक नियामक प्राधिकरण यानी कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि भारत में नागरिकों के उड़ान संबंधी सुरक्षा का ध्यान रखती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 2 अक्टूबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक। तो भारत में वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, ताकि देश के जीव जंतु और जीवों की रक्षा और संरक्षण किया जा सके। 1952 में वन्य जीव सप्ताह की जो स्थापना एक महत्वपूर्ण कार्रवाई के माध्यम से वन्य जीवों के जीवन की सुरक्षा के लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए करी गई थी। यानी कि 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये वन्य जीव सप्ताह उस समय से अब तक का कौन सा है? 66वां संस्करण है। वन्य जीव सप्ताह 2020 के लिए जो थीम रखी गई है वो रखी गई है रोर, दहाड़ और पुनर्जीवित। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो ये किया है M राजेश्वर राव को। तो केंद्र ने M राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का उप गवर्नर नियुक्त किया है। वो वर्तमान में RBI के कार्यकारिणी निदेशक के रूप में सेवारत है और 2016 से वो इस पद पर बने हुए थे। 1984 से M राजेश्वर राव गवर्नर RBI से क्या है? जुड़े हुए हैं। ये सक्सीड करेंगे, किसको सक्सीड करेंगे? NS विश्वनाथन को 4th डिप्यूटी गवर्नर के रूप में। इसके अलावा इससे पहले जो बाकी की जो डिप्टी गवर्नर है उनमें है MD पात्रा, K जैन और BP कानूनगो। ये क्या है? 3। इनके अलावा जो 3 डिप्टी गवर्नर है RBI के। RBI की अगर हम बात करें तो RBI के जो गवर्नर है वह शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है RBI का मुंबई में। 1 अप्रैल 1935 को RBI की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर? तो किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 8 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारतीय वायुसेना को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा रॉयल इंडिया एयरफोर्स के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे कि बाद में 1950 में इसका नाम बदल करके भारतीय वायुसेना कर दिया गया था। तो तब से प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और ये इस साल भारतीय वायुसेना ने वायुसेना दिवस का 88वां संस्करण मनाया। बात करें वायुसेना की तो आज़ादी के बाद जो पहले हमारे एयर चीफ मार्शल थे वो कौन थे? सर थॉमस W एल्महर्ट। ये क्या थे? भारत के पहले चीफ, वायुसेना के पहले चीफ और एयर मार्शल थे। इसके अलावा मिंटी अग्रवाल को एयरफोर्स डे पर युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ऐसा वो पहली महिला बन गई हैं जिन्हें युद्ध सेवा पदक मिला है। तो वायुसेना दिवस पर जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया, इन्होंने मिंटी अग्रवाल को इस पदक से सम्मानित किया। क्यों किया गया? तो बालाकोट एयर स्ट्राइक की कार्रवाई में स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल ने उड़ान नियंत्रक की अहम भूमिका वहां पर निभाई थी। इसके लिए इन्हें ये युद्ध सेवा पदक मिला है और ऐसा ये पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत करी है? ऑप्शन है गुजरात, बिहार, पंजाब या फिर झारखंड। तो किस राज्य ने करी है? तो ये करी है गुजरात राज्य ने। तो गुजरात राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की शुरुआत करी है। अब इसके तहत 14,000 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ई ग्राम कार्यालय और डेटा सेंटर की स्थापना करी जाएगी।
प्रारंभ में शुरुआत में इस कार्यक्रम के तहत 20 ग्रामों की 20 सेवाएं इसमें दी जाएंगी और ये जो प्रोजेक्ट है भारत नेट प्रोडक्ट के तहत इसकी शुरुआत करी जाएगी। भारत नेट प्रोडक्ट क्या है? तो ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी कार्यक्रम है, जिसके जरिए भारत के लगभग सभी गांवों को ब्रॉडबैंड के जरिए जोड़ने की जो योजना है वो बनाई गई है और इसका जो संचालन है वो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड इसके द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे किस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या फिर 15 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 अक्टूबर को। तो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार इन सब के संयुक्त के द्वारा ये मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस का जो आयोजन था पहली बार 2019 में किया गया था। ये इसका इस साल का दूसरा संस्करण है। इस दिवस का जो उद्देश्य है वो विश्व भर में कपास अर्थव्यवस्थाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करना है। भारत की अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत में इस दिन के उपलक्ष्य पर जो हमारे केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं स्मृति जुबिन ईरानी, इनके द्वारा इस अवसर पर पहली बार कपास दिवस के अवसर पर भारतीय कपास के लिए ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया गया है। और भारत के जो प्रीमियम कपास है इसको अब विश्व भर में कस्तूरी कपास के रूप में भी जाना जाएगा। कस्तूरी कॉटन ब्रांड में सफ़ेदी, चमक, कोमलता, शुद्धता, चमक, विशिष्टता और भारतीयता भी इसमें क्या होगी? शामिल होगी। कपास की अगर हम बात करें तो कपास भारत की एक प्रमुख व्यावसायिक फसलों में से एक है। भारत विश्व में इसका दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है सुरेश सेट्टी, अभिराम वर्मा, निखिल चतुर्वेदी या फिर जे वेंकटरमन। तो कौन है? तो वो है जे वेंकटरमू। तो इनको जे वेंकटरमू को 3 साल के कार्यकाल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किसको रिप्लेस करेंगे? तो ये सुरेश सेट्टी को रिप्लेस करेंगे। बात करें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, ये क्या है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक 100% सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जो संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग के साथ काम करता है, जिसका उद्देश्य है भारत के लगभग 1,55,000 15 डाकघरों को एक्सेस पॉइंट और 3 लाख डाकघरों के रूप में उपयोग करना। तो ये इसका एम है। बात करें अब यहाँ पर बात डाक की आई है तो आपको पता होना चाहिए, तो विश्व भर में विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड या फिर असम। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये किया है असम राज्य के मुख्यमंत्री ने। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता यानी कि सेलर और बायर इनके नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री की सुविधा के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि जो ऐप है वो असम के किसानों के लिए देश भर में उनकी उपज का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए एक नए वाहन के रूप में इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों इस हफ्ते के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिनका कि हमने डिटेल से अध्ययन करते हुए हम यहाँ पर चले। इसी तरह हम आगे भी आपके लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे ज़रूर दबा दीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको क्वेरी है उनको आप कमेंट में लिख करके हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।